लखमा के एक बयान के महासमुंद पहुंचे थे मंत्री जी। वहां उन्होंने एक विवादित बयान दे डाला। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी एक बेशर्म पार्टी है। चुल्लू भर पानी में बीजेपी को डूब मरना चाहिए। लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है बीजेपी। जनता की अगर इतनी ही चिंता है तो सांसद मुंह क्यों नहीं खोलते। कल यानी कि जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में देखने को मिला 13 जनवरी को, उस पर कटाक्ष करते हुए तंज कसते हुए आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी ये बेशरम पार्टी है। 80% दान खरीदी हुआ है। दुनिया एक किसान मजदूर आज व्हाट्सएप है। दुनिया जान रहा है किसका लापरवाही है। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नेतृत्व में हिंदुस्तान में दान खरीदी 2019 हो 2020 हो, दान खरीदी अच्छा हो रहा है। जनता जान रही है, किसान जान रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में किसानों की धान खरीदी में मुश्किलों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी ने प्रदेश की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस किसानों से धान खरीदी ठीक तरीके से नहीं कर पा रही और अपनी नाकामी छुपाने के लिए बहाने बना रही है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार के 15 सालों में किसानों को धान खरीदी में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। गंगा जल हाथ में लेकर ये प्रदेश में शराब के नशा से उबारे दिलाने के लिए किसानों को उनकी मांग पूरी कराने के लिए, किसानों की समस्याओं को दूर कराने के लिए आज भाजपा पूरे प्रदेश भर में तमाम विधानसभाओं में प्रदर्शन कर रही है। राजधानी रायपुर में भी ये प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है और ये प्रदर्शन जो हो रहा है यहाँ पर किसानों की मांग को लेकर हमारे साथ सांसद भी हैं, विधायक भी हैं। क्या मांग है आप लोगों की, क्यों ये प्रदर्शन है? देखिए, हमारी मांग नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के किसानों की मांग है और छत्तीसगढ़ के किसानों की मांग को ताकत देने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने किसानों और कार्यकर्ताओं के साथ में पूरे प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में धरने का आयोजन किया है, प्रदर्शन का आयोजन किया है और राज्यपाल को इसके माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। आज छत्तीसगढ़ का किसान बदहाल है, बेहाल है, परेशान है और वो आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है कि उसके धान को खरीदा नहीं जा रहा है। सांसद सुनील सोनी भी हमारे साथ हैं। आज प्रदर्शन भाजपा कर रही है लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो किसानों के साथ है, भाजपा नाटक कर रही है। देखिए, नाटक करना, भ्रम फैलाना ये कांग्रेस के स्वभाव में है और ये नौटंकी का अब समय समाप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ के अंदर में जो किसान परेशान है उसका आत्मबल बढ़ाने, उसको संबल देने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज सड़क पे उतरी। आने वाले समय में और आवश्यकता होगी, हम उतरेंगे। किसान के साथ में लगातार जो अन्याय हो रहे हैं, उसको चौथी किस्त नहीं मिल रही है। धान बेचना है, उसको टोकन नहीं मिल रहा है। टोकन मिला, धान बेचा, उसके खाते में पैसा नहीं आ रहा है, उसके रकबे को काट दिया। तो ये लगातार जो अन्याय कर रही है सरकार। अजय कुशवाहा जी, संतोष साहू जी, लाखेनगर मंडल से राम। बीजेपी ने यह प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि प्रदेश की भूपेश सरकार ने धान खरीदी को लेकर जो व्यवस्थाएं की हैं, बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि ये तमाम व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है। इधर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत भी जारी है। जगदलपुर में धान खरीदी केंद्रों में बारदाने और टोकन की कमी को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यालय से ट्रैक्टर चलाकर धरना स्थल तक पहुंचे बीजेपी नेताओं से बातचीत की हमारी संवाददाता ने। धान खरीदी केंद्रों में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर, धान खरीदी को लेकर अब प्रदेश सरकार के खिलाफ बस्तर में भी एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर में पूर्व विधायक समेत सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं और ट्रैक्टर से जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ विरोध प्रदर्शन है और किस लिए हो रहा है, ये जानते हैं पूर्व विधायक जी से। बाबला जी, बताइए कि विरोध प्रदर्शन क्या है और आज खुद आप ट्रैक्टर पकड़ के निकले हैं चलाने। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की जो अव्यवस्था लगातार बनी हुई है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे 90 विधानसभा में धरना प्रदर्शन करने का निश्चय किया है। इस तारतम्य में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज आड़ावाल जा रहे हैं। आड़ावाल में 4 बजे तक का धरना का कार्यक्रम है। मुख्य बिंदु है ये टोकन का अभाव है, टोकन नहीं मिल रहा है। तौल में जो खरीदी के गड़बड़ी का मामला है, बारदाने किसानों को नहीं मिल रहे,
50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये में बारदाने ले रहे हैं, लेकिन 15 रुपये उनको वापस मिल रहा है। ऐसे कई जो शिकायत लगातार किसानों के द्वारा किया जा रहा है, किसानों का 15-15 दिन पेमेंट नहीं मिल रहा है। इन सब बातों को लेके किसान के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, ये बताने के लिए, और किसान की जो दुख दर्द है उसको अपने सरकार को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया और 22 तारीख को जिला मुख्यालय पे भी बड़ा धरना का प्रदर्शन कार्यक्रम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और किसानों की समस्या को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। जहां रायगढ़, लैलूंगा, खरसिया और सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया गया। रायगढ़ के पुसौर ब्लॉक में बीजेपी ने धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि सरकार बारदाने की कमी बताकर धान खरीदने से पीछे हट रही है। पिछले सालों की अगर बात करें, 2019 की बात करें, जब बीजेपी का शासन था, तब धान की किस्त तक किसानों को नहीं मिली। इसके अलावा बीजेपी ने किसानों को उनका हक न मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। जिस पल का इंतजार पूरे छत्तीसगढ़ को था, वो कोरोना वैक्सीन की पहली खेप के तौर पर आ चुका है और अब बस टीकाकरण का इंतजार है। वैक्सीन को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल है। जब ये वैक्सीन रायपुर पहुंची तो उसका स्वागत भी परंपरागत तरीके से किया गया और उम्मीद जताई गई कि अब कोरोना को घुटने टेकने ही होंगे। आसमान से उतरी उम्मीदों की खेप, छत्तीसगढ़ के माथे पर लगेगा खुशियों का टीका। अब हर जगह दिखेगा राहत का सीन। 16 जनवरी से लगेगी कोरोना वैक्सीन। आसमान से जब इंडिगो का विशेष विमान छत्तीसगढ़ की राजधानी में उतरा तो ऐसा लगा कि जैसे आसमान से राहत और खुशियों की खेप आ रही है। यह विमान छत्तीसगढ़ के लिए कोरोना वैक्सीन लेकर आया था। स्वागत भी उसी तरह किया गया जैसे संजीवनी आई हो। तैयारियां पूरी थी, उत्साह भी था। जैसे ही विमान ने लैंड किया, तत्काल वैक्सीन को एक दुल्हन की तरह सजे धजे वाहन में पूरी सुरक्षा के साथ कोल्ड स्टोरेज के लिए रवाना कर दिया गया। केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 3,23,000 वैक्सीन के डोज दिए हैं, जिसमें से 27 बॉक्स इंडिगो के विशेष विमान से रायपुर पहुंचे। हर बॉक्स में 1200 वैक्सीन रखे गए हैं। हर बॉक्स का वजन 30 किलो है। वैक्सीन को राजधानी के राज्य वैक्सीन भंडार गृह में ले जाया गया है, जहां तैयारियां पहले से ही चाक चौबंद कर ली गई थी। छत्तीसगढ़ कितना तैयार है ये जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं राज्य के स्टोरेज सेंटर में, जहां पर यहाँ राज्य टीकाकरण जो अधिकारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ये दृश्य देखिए जहां पर ये वैक्सीनों को रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से तैयार है, उसने अपनी तैयारियां कर ली है। जो वैन है एयर कार्गो में जब वैक्सीन आएगी वो लेकर यहाँ पहुँचेगी और यहाँ पर स्टोरेज किया जाएगा। तो हमारे साथ यहाँ के राज्य टीकाकरण अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कितना तैयार है छत्तीसगढ़? देखिए, हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। उसके बाद वैक्सीन यहाँ पर हम राज्य वैक्सीन भंडार में संग्रहण करेंगे और जिलों से वैक्सीन वैन के माध्यम से उनको वैक्सीन जिला वैक्सीन भंडार में पहुँचा दिया जाएगा। व्यवस्थाएं बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही एक एक चीज़ों को ध्यान में रखकर किया गया है। जैसे ही वैक्सीन की खेप यहाँ पहुंची तो पारंपरिक रूप से पूजा पाठ कर वैक्सीन को फ्रीजर में रखा गया और अब यहीं से पूरे प्रदेश में वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। हमारे साथ सीएमएचओ और राज्य वैक्सीन अधिकारी भी, मैडम बाकायदा पूजा पाठ करके पारंपरिक तरीके से लाया गया, जिसका इंतजार था आखिरकार। बस यही है कि जल्दी से जल्दी सब कोरोना चला जाए और ये वैक्सीन इतना कारगर हो कि वापस ना आए। इसी के लिए लगता है ना कि हाँ, कितना भी ना मानो तो भी लगता है कि नहीं एक बार जो है आदत सी है कि जैसे नया कोई चीज़ आती है, गाड़ी आती है नई या नया घर प्रवेश करते हैं, तो उसी तरह से वैक्सीन भी एकदम नया है। तो इसीलिए इसका वैसे ही पारंपरिक तरीके से स्वागत किया है और इस भावना के साथ कि बहुत जल्दी अब कोरोना चला जाए पूरी तरह से। इंडिगो के विमान से वैक्सीन आई और हाईटेक कोल्ड स्टोरेज में इसे रखा गया।
लेकिन इस वैक्सीन को जिस वाहन से कोल्ड स्टोरेज तक लाया गया वो अब पूरे प्रदेश में वैक्सीन की सप्लाई करेगा। शायद इतना हाईटेक नहीं है, लेकिन भरोसेमंद सबसे ज्यादा है। इसे हनुमान की संज्ञा दी जाती है क्योंकि ये वाहन 25 साल से वैक्सीनेशन वाहन के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा है। खास बात यह है कि ये उस वक्त का है जब छत्तीसगढ़ का गठन भी नहीं हुआ था। आइए इस गाड़ी के जो ड्राइवर हैं उनसे बातचीत करते हैं। दिनेश सोनी जी लगातार कई सालों से इस गाड़ी को चला रहे हैं। सोनी जी बताइए, ये एकमात्र गाड़ी है जिससे वैक्सीन को लाना ले जाना आप करते हैं। इस बार कोरोना की वैक्सीन भी आ रही है, कितना इस गाड़ी में सुरक्षित माने या इस गाड़ी को कितना क्षमतावान माने कि इससे वैक्सीन आ जाएगी? देखिए ऐसा है, ये वैक्सीन वाहन इंसुलेटेड वैक्सीन वाहन है जो तापरोधक है। इसमें ना हवा अंदर का बाहर जाता है ना बाहर का हवा अंदर जाता है। और इसमें हम लोग कोल्ड चेन मेंटेन करके जो हमारा उपकरण है, कोल्ड चेन कोल्ड बॉक्स है, ऐसा कुछ हम लोग उपकरण लेके इसमें वैक्सीन स्टोर करके ही दूसरे अन्य जिलों में रीजनल वैक्सीन स्टोर में वैक्सीन पहुंचाने का काम करते। अब इंतजार 16 जनवरी का है जब राहत का टीका फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा। तैयारियां पूरी हैं। पहले चरण के बाद फरवरी में आम लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो सकता है। बिल्कुल है कि भारत सरकार ने जो कहा है, जो प्रोटोकॉल जारी किया है, और उन्होंने कहा कि पहले जो हेल्थ वर्कर हैं उनको लगेगा और जो फ्रंटलाइन वॉरियर हैं उनको ये लगेगा। तो पहले तो ये आम जनता के लिए नहीं है, ये तो केवल उनके लिए हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और पूरे देश में करीब 3 करोड़ लोगों को इसको लगना है। और आम जनता के लिए तो फरवरी के आखिरी तक के यदि उपलब्ध हो जाए तो शायद फरवरी के आखिरी तक के उपलब्ध हो। 10 महीने से चला आ रहा महामारी का दौर, दहशत और तनाव का वक्त खत्म होने को है। कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग भी शुरू होने वाली है और हर भारतीय को उम्मीद है कि हम जीतेंगे और कोरोना जरूर हारेगा। अभिषेक शुक्ल के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। खबर राजधानी रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। मालपानी लॉन संगमेनर में जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। वहीं शिरडी साईं बाबा मंदिर में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचकर दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरा है। गाय हमेशा से सियासी मुद्दा रहा है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में गाय का गोबर भी सियासी मुद्दा बन गया है। वजह है गाय के गोबर को लेकर शुरू की गई योजना पर बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय की लड़ाई। गाय के गोबर के उपयोग की योजना किसकी? किसने दी ग्राम उत्थान के प्रयोग को प्राथमिकता? गोबर योजना पर कौन कर रहा है किसकी नकल, केंद्र या फिर राज्य? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इन दिनों छत्तीसगढ़ में सियासी मुद्दा बने हुए। वजह है मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का लॉन्च प्राकृतिक पेंट, जो गोबर से तैयार हुआ है। गडकरी ने इस पेंट के लिए गोबर खरीदी बढ़ाने और आम लोगों को फायदा देने 5 रुपए प्रति किलो तक आय होने की बात करी। इसके बाद से ही इस योजना के श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में क्योंकि गोधन न्याय योजना के तहत अभी 2 रुपए किलो में गोबर खरीदा जा रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री ने बिना देर लगाए केंद्र पर योजना के कॉपी करने का आरोप लगाते हुए केंद्र को छत्तीसगढ़ से जितना चाहे उतना गोबर सप्लाई करने का ऑफर दे दिया है। अच्छी बात है, वो यदि खरीदना चाहते हैं तो हमारे सिस्टम बना हुआ है। अभी देश में तो और कहीं सिस्टम है ही नहीं, ना दुनिया में गोबर खरीदने का सिस्टम। छत्तीसगढ़ में हमने सिस्टम लागू किया है और अभी तक के लगभग 32 लाख मीट्रिक टन 32 लाख टन से अधिक की गोबर खरीदी हम लोग कर चुके हैं। यदि भारत सरकार को आवश्यकता है तो वो हमसे ले ले। यदि वो रेट 5 रुपये रखें, अच्छी बात है, हमारे समितियों को 3 रुपये अतिरिक्त लाभ हो जाएगा। मोदी सरकार में 2018 में गोबरधन योजना से गांवों को स्वच्छ बनाने, पशुओं का गोबर और ठोस अपशिष्ट पदार्थों से धन और ऊर्जा जनरेट करने की योजना शुरू हुई थी। उसका दम भरते हुए बीजेपी गोबर योजना को केंद्र की योजना बता रही है और बीजेपी छत्तीसगढ़ सरकार को इसमें पूरी तरह फेल करार दे रही है।
जिस गोबर योजना का मुख्यमंत्री तारीफ करते हुए आघाते नहीं है, 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुझे याद है कि बेमेतरा जिले में इस योजना को इम्प्लीमेंट किया गया, गोवर्धन योजना, और आज उसी योजना को यहाँ पर लागू कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार लगातार गाय और गोबर से गांव के उद्धार की बात कहती रही है, लेकिन केंद्र सरकार गोबर को गेम चेंजर के रूप में पेश कर इस पर वाहवाही लेने से नहीं चूक रही है, जो दोनों के बीच एक बार फिर धान की तरह विवाद का बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक महासमुंद पहुंची, जहां उन्होंने आयोग में की गई शिकायतों की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने सभी आवेदकों को समझाया भी और मामले पर फैसला भी सुनाया, और उनके फैसले से शिकायत करने पहुंचे लोग भी संतुष्ट दिखे। आवेदकों का कहना है कि पुलिस के पास शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसके बाद उन्हें आयोग आना पड़ा। वहीं अध्यक्ष किरणमयी नायक का कहना है कि हमारे पास जो भी मामले आ रहे हैं, हम उन पर सुनवाई कर रहे हैं। महासमुंद से 14 प्रकरण प्राप्त हुए थे, जिनमें से 3 की सुनवाई की जा चुकी है और कई मामलों में जांच के निर्देश दिए गए हैं। कोई जगह फैसला की सुनवाई नहीं हो रही से, लेकिन अब आयोग में जब आए ना, तब थोड़ा सुनवाई हुई तो संतुष्टि मिली से। अब ऐसे महसूस होते कि हमारा न्याय मिल ही लगते। देखिए, आज यहाँ पर हमारे पास 14 मामले हैं। अभी हमने केवल 3 मामलों की सुनवाई की है, क्योंकि अभी पक्षकार सभी मामलों के उपस्थित नहीं हुए हैं। बिना पक्षकारों की उपस्थिति के एक तरफा हम नहीं सुनते हैं। समय बीतने के साथ हम देखेंगे कि उसमें से किन पे सुनवाई की जा सकती है, किस पर नहीं की जा सकती। तो जो मुद्दे उन्होंने बताए हैं वो वास्तव में काफ़ी गंभीर हैं, और चूंकि घटनास्थल 3 साल पुराना है और अभी भी लॉक रखा हुआ है, तो मैंने इसमें एक आयोग की तरफ से एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को नियुक्त करने का आज निर्देश जारी किया है, और एसडीओपी उसमें कोऑर्डिनेट करेंगे। हमने महिला आयोग के वकील की भी नियुक्ति कर दी है, ताकि सारे मामले में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, जो पुलिस ने नहीं किया आरोप है, उसका निराकरण पहले हो सके। बालोद में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया की मौजूदगी में नववर्ष पर महिला कांग्रेस मिलन समारोह हुआ, जहां संजारी बालोद विधायक संगीता सिन्हा सहित महिला कांग्रेस की जिले भर की पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रही। गीत संगीत से कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। महिलाओं ने समा बांधा। मंत्री अनिला भेड़िया ने प्रदेश सरकार के महिलाओं के लिए किए जा रहे प्रयासों और योजनाओं की जानकारी दी। एक नया जागरूकता आया कुछ आगे बढ़ने का, सब अपने विचार रखे, और ऐसा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। और सभी हमारे बालोद विधानसभा की महिलाओं को, हमारी दीदी को, बहनों को धन्यवाद देती हूँ विधानसभा की ओर से। चुनाव के बाद ऐसा समय नहीं आया था, कहीं न कहीं कुछ कारण में व्यस्त थे, तो आज सारा 2 साल का पूरा एंजॉय आज हमारी महिला बहनें निकाली हैं और बहुत खुश हैं। और इस तरह का आयोजन होता रहे हमारे बालोद जिला में, जिससे हमारी पार्टी की महिलाएं भी आगे आएं और हमारी कांग्रेस को और आगे ऊंचे स्तर पर ले जाएं। दंतेवाड़ा के चिकपाल और मरजूम के जंगलों में सुरक्षा बल और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। कटे कल्याण थाना इलाके में 45 मिनट चली इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया। मारे गए नक्सली की पहचान 5 लाख के इनामी हिडमा मुचाकी के रूप में हुई है, जो पुलिस की हिट लिस्ट में शामिल था। हिडमा मुचाकी का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। मौके से एक 9 mm की पिस्टल भी बरामद की है। जानकारी के मुताबिक नक्सल विरोधी अभियान के तहत सूचना मिलने पर बीती रात डीआरजी और छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स यानी सीएएफ 17वीं बटालियन के जवानों को सर्चिंग पर भेजा गया था। इस दौरान चिकपाल और मरजूम के बीच जंगलों में नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक नक्सली मारा गया। बस्तर संभाग के नक्सली क्षेत्रों में लोगों की समस्या को सुनने पुलिस कैंप लगाया जा रहा है, और इसी कड़ी में जगदलपुर के मुड़ागढ़ में कलेक्टर और एसपी ने पहुंचकर लोगों की समस्या सुनी और समस्या के जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। लोगों ने क्षेत्र में नए कैंप खोलने की गुजारिश की। लोगों के पुलिस पर भरोसा देख पुलिस अधीक्षक खुश नजर आए। बता दें कि लंबे समय से यह इलाका नक्सलियों का दंश झेलता आ रहा है और विकास से कोसों दूर इन क्षेत्रों में नक्सली भय से कोई अधिकारी भी आने से डरते हैं। यहाँ पर इसके पहले भी कोलेंग गांव में कलेक्टर रजत बंसल और एसपी दीपक झा पहली दफा है। उन्होंने यहाँ रात भी बिताई। यहाँ पत्ते से बने बर्तन में आदिवासियों के साथ पारंपरिक खाना भी खाया।
कुछ ग्रामीण वहाँ जगदलपुर आके भी पूर्व में भी मांग किए हैं और आज भी यहाँ पर आप सबके सामने इन्होंने पुलिस कैंप की मांग की है। बड़ी अच्छी बात है ये, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जितना सहयोग मिलना चाहिए उतना सहयोग नहीं मिलता है, लेकिन हमारे जिले का इस मुंडागर ग्राम पंचायत में सभी ग्रामीण एक मत होकर के, एक राय होकर के सभी लोगों ने हमसे कैंप की मांग की है, क्योंकि यहाँ से कोलिंग लगभग 6-7 किलोमीटर दूर हो जाता है और वहाँ पे ऑलरेडी कैंप तो काफ़ी समय से 3 साल से चल रहा है और काफ़ी वहाँ पे विकास कैंप आने के बाद बेहतर काम हो रहा है। निश्चित ही यहाँ भी सुरक्षा कैंप जो उन लोगों ने मांग किया है। हमको ये बहुत तकलीफ है कैंप से ही है। हमको ये उड़ीसा बॉर्डर लगता है, इसीलिए थोड़ा तकलीफ हो रहा है इधर उधर करने से लिए घुसा कोना जगह, इसीलिए कैंप मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी लोहड़ी पर्व धूमधाम से मनाया गया। कांग्रेस के विधायक कुलदीप जुनेजा ने अपने घर पर ही इस त्योहार का आयोजन किया, जिसमें सिख समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और पारंपरिक तरीके से ये त्योहार मनाया। पूरे देश की तरह छत्तीसगढ़ में भी लोहड़ी का पर्व उसी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है जैसे पंजाब और हरियाणा में होता है। छत्तीसगढ़ में भी लोहड़ी पर्व की खुशियां जो है वो हमें देखने को मिलती है और वही कुछ नज़ारा आपको सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वही परंपरागत और जो धार्मिक परंपरा है उसका पालन करते हुए लोहड़ी का पर्व मनाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो लोग खुशी मना रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। बताइए क्या क्या आप लोग आज के दिन कर रहे हैं? आज के दिन हम लोग बहुत खुश हैं। लोहड़ी जलती है, तिल फेंकते हैं, उसमें बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत हैप्पी हैं सब। ये त्योहार पंजाब में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हम लोग भी यहाँ पर जिस परिवार में नई बहू आती है या पोता पोती होते हैं तो और ज़्यादा धूमधाम से खुशी से मनाते हैं। इस त्योहार के पीछे ये कहानी है कि एक राजा ने ब्राह्मण कन्या को बंदी बना के रख लिया था, जिसके कारण दुल्ला भट्टी नाम के डाकू ने जिसे छुड़वाया था और उसका कन्यादान किया था। मेन ये त्योहार उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तभी से इस त्योहार के पीछे एक ये गौन भी बहुत प्रसिद्ध है। सुंदर मुंदरिये ओए तेरा कौन बेचारा होए, दुल्ला पट्टी वाला होए, दुल्हे ने तीव आई होए, शेर शक्कर पाई होए। हमारे साथ यहाँ के विधायक कुलदीप जुनेजा जी भी मौजूद हैं, उनके परिवार के सदस्य भी हैं। बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से आप सबको शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज के अवसर पर? आज लोहड़ी का पर्व है और बड़ी खुशियां का दिन है। आज हमारे भतीजे की पहली लोहड़ी है, शादी हुई अभी उसको लेकर पूरा परिवार खुशियां मना रहा है लोहड़ी के दिन में। और हम लोग सबको, पूरे लोगों को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो पिछला 1 साल कोरोना काल में गया है उससे हम सबको ईश्वर मुक्ति दिलाए। और आज वैक्सीन आई है, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी को। और इस वैक्सीन से जल्दी हम सबको वैक्सीन लगे और सबको कोरोना से मुक्ति मिले। जो पहले का पहले जीते थे, जिस प्रकार से परिवार के साथ खुशियां मनाते थे, घूमने जाते थे, लोगों का व्यापार धंधा सब वापस पुरानी लौट आई खुशियाँ फिर से वैसे दिन आ जाए। बिल्कुल, तो ये पर्व ही इसी बात का है कि ऐसी शुभकामनाएं दी जाए जिससे कि वो खुशियाँ घरों में ज़िंदगी में आए जिसकी चाहत सब लोग रखते हैं। तो आज लोहड़ी के इस पर्व पर हमने देखा कि जहां मौजूद हैं उस परिवार के लोगों ने खुशियों की कामना की है और ख़ास तौर पर कोरोना